सोचिए, हम हर दिन कितने सारे फैसले लेते हैं। सुबह कौन सी कॉफी पीनी है, वहां से लेकर बड़े बड़े निवेश तक। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन सारे फैसलों के पीछे एक ढांचा काम करता है, एक तरह की वास्तुकला। आज हम इसी वास्तुकला यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये है क्या। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही सवाल अर्थशास्त्र की एकदम बुनियाद है। और ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं, ये वो सवाल है जो हर इंसान, हर कंपनी और हाँ, हर सरकार भी हर रोज खुद से पूछती है। और इसका जवाब बड़ा सिंपल है। हमारी जो ख्वाहिशें हैं, बेहतर चीज़ें, बेहतर सर्विसेज, नए नए अनुभव, वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब वो अनंत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं, जैसे पैसा, सामान और सबसे बड़ी चीज़ वक्त, वो तो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। बस इसी खींचतान को, इसी टकराव को इकोनॉमिस्ट कहते हैं कमी या स्कैर्सिटी। और यहीं से हमारे सारे फैसलों का खेल शुरू होता है। तो सवाल उठता है कि इस बुनियादी प्रॉब्लम को मैनेज कैसे किया जाए। अच्छा, अर्थशास्त्रियों के पास इसे देखने और समझने के लिए कुछ बहुत ही शानदार टूल्स हैं। ये जो ग्राफ है, इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या शॉर्ट में पीपीसी। इसे एक मैप की तरह समझिए। ये मैप हमें दिखाता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट मतलब हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन के अंदर हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ है, हम अपनी पूरी क्षमता से कम बना रहे हैं। और लाइन के बाहर का कोई भी पॉइंट, वो तो फिलहाल नामुमकिन है। अब असली मजा तो इस ग्राफ में तब आता है जब हम इस लाइन पर एक पॉइंट से दूसरे पर जाते हैं। मान लीजिए हमने फैसला किया कि चलो और ज्यादा जीन्स बनाते हैं। ऐसा करने के लिए हमें कुछ जूते बनाना छोड़ना पड़ेगा। और बस यही जो जूते हमने छोड़ दिए, वही हमारे जीन्स बनाने की असली कीमत है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 6,000 रुपए हैं। वो तय करता है कि 6 जोड़ी जीन्स खरीदेगा। ठीक है, तो यहां अवसर लागत क्या हुई? अवसर लागत हुई वो 6 जोड़ी जूते जो वो उन्हीं पैसों से खरीद सकता था, पर उसने नहीं खरीदे। तो याद रखने वाली बात यह है कि हर फैसले की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि उस दूसरे बेस्ट ऑप्शन में होती है जिसे हमने जाने दिया। तो चलिए अब इस आर्थिक कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, और वो है कंज्यूमर यानी हम सब। आखिर एक कंज्यूमर चाहता क्या है? एक कंज्यूमर चाहता है यूटिलिटी। सीधे शब्दों में कहें तो सैटिस्फैक्शन या संतुष्टि। अब अर्थशास्त्री इसे 2 तरीके से देखते हैं। एक है कार्डिनल यूटिलिटी, जो ये मानती है कि हम अपनी खुशी को नंबर दे सकते हैं। ये थोड़ा अनरियल लगता है ना? दूसरा और ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये बस इतना कहता है कि हम अपनी पसंद को एक क्रम में रख सकते हैं, जैसे कि मुझे कॉफी चाय से ज्यादा पसंद है, बस। और हमारी सेटिस्फैक्शन काम कैसे करती है, ये कॉन्सेप्ट उसे बड़े अच्छे से समझाता है। इससे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा सिंपल। सोचिए, पहली कैंडी खाने में जो मजा आता है, वाह, दूसरी में भी मजा आता है, पर शायद थोड़ा कम। और 10वीं कैंडी तक पहुंचते पहुंचते शायद मजा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। मतलब किसी भी चीज की हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। और बस इसी साइकोलॉजी से जन्म होता है इकोनॉमिक्स के सबसे फेमस नियमों में से एक का, लॉ ऑफ डिमांड। ये तो हम सब जानते हैं कि जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं, और जैसे ही कीमत बढ़ती है उसकी खरीदारी कम हो जाती है। ये जो उल्टा रिश्ता है कीमत और डिमांड के बीच, वही ये नीचे की तरफ जाता हुआ डिमांड कर्व दिखा रहा है। चलिए अब कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं, प्रोड्यूसर यानी बनाने वाला। और उसकी मोटिवेशन क्या है? एक शब्द में, प्रॉफिट यानी मुनाफा। और यहीं से आता है लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का ठीक उल्टा है। सोचिए, जब किसी चीज की कीमत बाजार में बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स उसे और ज्यादा बनाना और बेचना चाहेंगे। क्यों? जाहिर है, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। इसीलिए सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो अब सीन कुछ ऐसा है, हमारे पास 2 किरदार हैं और दोनों की चाहतें एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक चाहता है कम से कम दाम देना, दूसरा चाहता है ज्यादा से ज्यादा दाम लेना। तो ये दोनों मिलते कहाँ हैं? इनकी मुलाकात होती है मार्केट में। यहां देखिए, दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ नीचे जाता हुआ डिमांड कर्व, दूसरी तरफ ऊपर चढ़ता हुआ सप्लाई कर्व। ये तो साफ साफ एक टकराव की सिचुएशन है। तो सवाल ये है कि ये मामला सुलझता कैसे है?
और ये रहा इसका सॉल्यूशन, मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बाजार का संतुलन। ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को काटते हैं। इस पॉइंट पर जिस कीमत पर खरीदार सामान खरीदना चाहते हैं, सेलर ठीक उतनी ही क्वांटिटी उसी कीमत पर बेचने को तैयार है। ना कोई शॉर्टेज, ना कुछ बेकार। मार्केट का सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन। पर रुकिए, कहानी हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती। रियल वर्ल्ड में हमारे फैसले और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, इलास्टिसिटी यानी लोच। इलास्टिसिटी बस ये नापती है कि कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव आने पर हमारी खरीदने की आदतों में कितना बड़ा बदलाव आता है। क्या हम प्राइस को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं या हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? ये एग्जाम्पल इसे बिल्कुल साफ कर देगा। पानी जैसी जरूरी चीजों की डिमांड इनइलास्टिक यानी बेलोजदार होती है। मतलब कीमत कितनी भी बढ़ जाए, पानी तो खरीदना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोने जैसी लग्जरी चीजों की डिमांड इलास्टिक होती है। अगर कीमत जरा सी भी बढ़ी तो हो सकता है डिमांड धड़ाम से नीचे गिर जाए। और हाँ, हमारे फैसले अकेले नहीं होते, वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अगर पेप्सी महंगी हो जाए तो लोग कोक ज़्यादा पीने लगते हैं, इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स। और दूसरी तरफ अगर कारें महंगी हो जाएं तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो जाती है, इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो हमने अभी अभी लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी कि कीमत ऊपर तो डिमांड नीचे। पर क्या ये नियम हमेशा हर सिचुएशन में लागू होता है? हमेशा नहीं। यहाँ कुछ बड़े दिलचस्प अपवाद भी हैं। एक होते हैं गिफन गुड्स। ये आमतौर पर बहुत ज़रूरी और सस्ती चीज़ें होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर, अजीब बात है, पर उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। और दूसरे हैं वेबलिन गुड्स यानी लग्जरी आइटम्स। इनके केस में तो जितनी ज़्यादा कीमत उतनी ज़्यादा डिमांड, क्योंकि महंगी चीज़ें एक स्टेटस सिंबल बन जाती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? कमी की समस्या से लेकर अवसर लागत तक, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन से लेकर मार्केट के बैलेंस तक, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो पिलर्स हैं, वो बुनियाद हैं। यही वो वास्तुकला है जो हमारे हर छोटे बड़े आर्थिक फैसले को एक शक्ल देती है। तो अब जब हम इस पूरी वास्तुकला को थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो एक सवाल उठता है,